आइए, व्यापारिक बैंक के कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। वो पतला वाला कर्सर रहता है वो सही रहता है, ये मोटा वाला। देखिए, जो व्यापारिक बैंक के कार्य हैं इसमें हम लोग पीछे कई कार्य देखे। उसमें एक कार्य है इसका अभिगोपन का कार्य। कौन सा काम है? अभिगोपन। अभिगोपन का मतलब है कि आपकी तरफ से आप ही का काम करेगा। यानी आप के पास अगर कोई ऋण पत्र बचा है, कोई सिक्योरिटी है या कुछ भी आप बेचवाना चाह रहे हैं तो आप बैंक को दे देंगे, बैंक उसे बेचवा देगा। समझ पा रहे हैं? आप अपना ऋण पत्र बेचना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे समय हम बेचें, या कोई भी शेयर है उसको बेचना चाह रहे हैं तो आप ऐसे समय सोच रहे हैं कि बेचें जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो आपको तो ज़्यादा आइडिया है नहीं, आप तो दिन भर घर पे थके रहते हैं और ढेर सारा काम रहता है, तो ये कहाँ से पता चलेगा। लेकिन बैंक का तो वही काम है, हमेशा मार्केट में है, देख रहा है वो। तो बैंक को आप सौंप देंगे, बैंक अपना बेच देगा। तो बैंक देखिए आपकी तरफ से बिकवा भी रहा है, अभिगोपन का काम कर रहा है ना? ठीक है। ये व्यापारिक सूचना और आंकड़े भी इकट्ठा करता है। बैंक का एक काम ये भी है, व्यापारिक सूचना और आंकड़े भी इकट्ठा करता है ना? तो हम लोग वास्तव में बैंक के कार्य में एजेंसी संबंधी कार्य देख रहे थे ना। कौन सा काम देख रहे थे? एजेंसी संबंधी कार्य। तो बैंक आपकी तरफ से एजेंसी का कार्य करता है कि नहीं? तो अभिगोपन वाले में किया कि नहीं? आपका शेयर या ऋण पत्र या किसी भी प्रकार की प्रतिभूति है, सिक्योरिटी, उसको बिचवा देगा वो सही रेट पे। आपका नहीं बिक रहा है वो बिचवा देगा, उसके पास बहुत ग्राहक आते हैं। व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना यानी व्यापारिक सूचनाएं भी एकत्र करता है। मतलब इसको पता है कि कितने लोग उधार ले रहे हैं, कितने लोग उधार दे रहे हैं, किन व्यापारी को कितना पैसा चाहिए, किस लिए वो किस व्यापार के लिए पैसा ले रहे हैं, तो सारा आंकड़ा है उसके पास व्यापार संबंधी। और अन्य आंकड़े भी उसके पास हैं, लेन देन वाले ज़्यादातर, क्योंकि सब लोग जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो बैंक ही जाते हैं ज़्यादातर। बैंक में पैसा डालेंगे, निकालेंगे, जमा करेंगे, लेंगे, उधार लेंगे, देंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये व्यापारिक बैंक व्यापारिक सूचना, व्यापार संबंधी सूचना और आंकड़े भी ये इकट्ठा करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाता है बैंक, लेकिन करता है। कुछ आंकड़े और सूचना ये इकट्ठा करता है अपने भविष्य के लिए। तभी तो इसे जब ज़रूरत पड़ेगी तो ब्याज बढ़ा भी सकता है। आंकड़ा इकट्ठे किए हैं तभी तो, नहीं पता है कि डिमांड बढ़ी है उधार लेने वालों की, ब्याज बढ़ा देते हैं, है ना? लेंगे ही। एक काम इनका है एजेंसी संबंधी, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करते हैं ये, फॉरेन एक्सचेंज। ये होता क्या है समझेंगे आप लोग, और एक बार सुन लेंगे तो फिर आगे भी आएगा तो याद रहेगा, तो बार बार याद ही हो जाएगा। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करते हैं मतलब एक चीज ध्यान रखिए, हर देश की अपनी मुद्रा होती है और वो उसी मुद्रा में ही आपसे किसी वस्तु को बेचेगा। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो अगर अमेरिका मान लीजिए चीनी बेच रहा है और आप चीनी खरीद रहे हैं, तो आप चीनी खरीदेंगे, छूट है खरीद लीजिए, लेकिन पैसा क्या देंगे, मुद्रा क्या देंगे? डॉलर देना पड़ेगा। ये होता है। भारत अगर कोई आ रहा है, भले हो फिलीपींस का या फिनलैंड का व्यक्ति हो, दक्षिण अफ्रीका का हो, लेकिन भारत से कोई सामान खरीदना है, किसी दुकान पे खरीद के वो दिखाए अपने मुद्रा में, कुरकुरे ही खरीदे, उससे क्या मिलेगा?
उसे किस रूप में मिलेगा? पैसा देगा तभी मिलेगा, वो भले वो रैंड दे दे नहीं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। रैंड दे देंगे नहीं लेगा। अच्छा मान लीजिए हम आप जैसे लोग हों, एक बार मान लीजिए ले भी लिए, चलिए 5 रुपए की बात है, ले लेते हैं, रैंड मिल गया, क्या दिक्कत है, असली वाला है, वो बोल दिया असली है, कोई बात। लेकिन अभी आपको 5 करोड़ का बेचना होता तब तो झटका खा जाएंगे, पता ना धोखा दे दिया तब। क्या रेट है, क्या हिसाब किताब है, हमें क्या पता कि भाई एक रैंड में 5 रुपए मिल रहा है, क्या हिसाब लगाएं पहले। एक रैंड में 5 रुपए मिल रहा है या 1 रुपए में 5 रैंड मिल रहा है, वो सस्ता है कि महंगा है, हम क्या हिसाब लगाएंगे? कोई हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसलिए जब ज्यादा लेन देन होगा तब तो समस्या आ जाएगी। छोटा मोटा लेन देन तो ऐसे भी चल जाएगा। और कोई भी आएगा विदेश से सामान, व्यापारी कोई आएगा आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने, तो एक पैकेट लेने आएगा, भर नाव भर के ले जाएगा बड़ी वाली नाव से। तो विदेशी विनिमय की व्यवस्था ये करता है, यानी यहां समझिए, अब ये है आरबीआई, ध्यान समझिएगा। आरबीआई जिसको अथॉरिटी दिया है, अधिकार प्राधिकार दिया है, वही फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप कभी जाइएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे बनारस के हैं आप लोग, तो बनारस जब जाएंगे, बंगला पुल जाएंगे, नदेसर, नदेसर से जब आप बढ़ेंगे उधर जेएचबी की तरफ, कैंटोनमेंट की तरफ, तो पहले ही दाहिने साइड 2 ठो मिल जाएगा आपको मनी एक्सचेंज बिल, 2 ठो मिल जाएगा। और वहाँ आपको फॉरेन एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, खुला हुआ है, आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए रुपया दिए और आपको डॉलर चाहिए, 1-2 ठो दे देगा, लेकिन ज़्यादा चाहिए, वहाँ नियम है, हालांकि एक के लिए भी नियम है, चाहे जितना चाहिए, आपको बताना होगा कि आप ले क्यों रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हम वहाँ मंगवाने जा रहे हैं हींग अफगानिस्तान से, या अफगानिस्तान से हींग मंगवाने जा रहे हैं, तो फिर आप व्यापारी हैं तो आप बताएंगे हाँ कितने मंगवाना चाह रहे हैं, तो कहेंगे इतना, तब उतना के हिसाब से आपको उतना आप पैसा देंगे और आपको क्या देगा, क्या है वहाँ की मुद्रा, सोरा है, अच्छा अफगानी है, अच्छा संसद है, ठीक है। तो आरबीआई जगह जगह पे अपना जिसको अधिकार दिया है, प्राधिकार दिया, वही लोग फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनको दे दिया, ये फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन एक्सचेंज कर दिए। यानी फॉरेन एक्सचेंज कैसे करेंगे, आप रुपया देंगे और ये क्या देगा, आप जिस मुद्रा में चाहिए, डॉलर चाहिए, एन चाहिए, युआन चाहिए, रैंड चाहिए, अफगानी जो भी चाहिए, दिनार चाहिए, वो देगा, इसके पास है। लेकिन आपसे पूछेगा पहले, कई शर्त होती है, वो पूरा करेंगे तब देगा, ऐसे नहीं दे देगा। तो ये सुविधा। अच्छा आप मान लीजिए कोई विदेशी, वहां से विदेश में भी तो होता होगा, कोई विदेशी मान लीजिए आया और यहाँ चेंज करना चाह रहा है, तो कर पाएगा, सुविधा मिली होगी। वो आया, सोचा हम रुपया बना लें, हम तो डॉलर लिए हैं, तो ये डॉलर देगा और रुपया, वो डॉलर देगा, ये रुपया देगा, समझ रहे हैं, तो चेंज कर देगा। तो कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, फॉरेन एक्सचेंज हर जगह नहीं होता, वही होता है जिसको आरबीआई अथॉरिटी दिया है, वही लोग कर पाते, हर बैंक वाले नहीं कर पाते, बैंक वाले नहीं करते हैं, ये अलग से एजेंसी होती है, एजेंट भी करते हैं, तो वो अपना खोले रहते हैं और वहीं एक्सचेंज होता है, हर जगह नहीं होगा। तो विदेशी विनिमय विनियम लिखा है, विनिमय एक्सचेंज की व्यवस्था बैंक करते हैं। बताए तो अभी पता नहीं कहाँ बतिया रहे हैं आप लोग, पूरा बता दिए, कहानी पहुंचा दिए हम ऑटो से, 10 रुपये हमारा गया भी खर्चा अभी, तब अब आने का जाने का 20 रुपये। तो ये है विदेशी विनिमय की व्यवस्था आपको बैंक देता है। और ये हो गया हमारा ये चैप्टर, नहीं खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक का टॉपिक खत्म। अब आते हैं हम लोग आरबीआई पढ़ने।
इसी चैप्टर में आरबीआई। हम 5 मिनट वेट किए थे, लेट हो गया था तब शुरू किए हैं। हो जाता है। आइए देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। आरबीआई और बीआई तो आप लोग जानते हैं। हाँ अब सही है। हाँ नहीं घबराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, आराम से देखिए, कोई भी संस्था ज़्यादातर आपको मिलेगा भारत में, एक संस्था मिलेगी जिसका कि जिक्र अगर संविधान में किया गया है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान से समझिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हाँ वही जो भीमराव अम्बेडकर जी लिए रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी संस्था का जिक्र है तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था। जैसे में संविधान में क्या वित्त आयोग का गठन वहाँ जिक्र है, फाइनेंस कमीशन का है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का है, माइनॉरिटी कमीशन लैंग्वेज का, हाँ 350 कम है, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है। क्या अब पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, ओबीसी आयोग यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन है, अब जोड़ दिया गया है। एससी आयोग है, एसटी कमीशन भी है। अच्छा ये चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन। तो ये सब जितने हैं ये सब संविधान में ये संस्था का जिक्र है और संविधान में बताया गया कैसे इनका गठन होगा, इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मतलब है संवैधानिक संस्था हुए। कैसी संस्था, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। ले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ गए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, लेकिन कहीं नहीं है। बुक में मिलेगा तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, संविधान में नहीं है। मानवाधिकार नहीं, 395 अनुच्छेद बुक में पढ़ाया इसलिए जाता है ना कि आपको जानकारी हो जाए मानवाधिकार होता क्या है। और बना है, मानवाधिकार आयोग है, लेकिन संविधान में लिखा नहीं है और उस संस्था के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब बेकार नहीं है वो संस्था, अभी हम बताएंगे। ऐसे ही महिला आयोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नीति आयोग नहीं है, ये मार के नाक तोड़ देंगे, नहीं है। जैसे हमारा योजना आयोग नहीं था वैसे ही है। आइए, तो ये सब संस्था क्या है, संवैधानिक। एक होती है जिसे हम संसद अधिनियम बनाती है। क्या बनाती है, जब भी कोई संस्था बनाना होता है अधिनियम बनाती। बीएचयू का गठन हो गया, फिर अधिनियम बना, यानी अधिनियम के तहत विद्यापीठ अधिनियम बना, यानी अधिनियम के तब यूनिवर्सिटी वगैरह गठित होते हैं। एक्ट, तो अधिनियम कहाँ पारित होता है, संसद में, केंद्र की बात होगी तब। राज्य में विधानमंडल, वहाँ संसद यानी आपका पार्लियामेंट, और यहाँ इलेक्शन, ये विधानमंडल। आइए देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेचर यानी हमारा दूसरा समझेंगे संवैधानिक के बाद सांविधिक संस्था। कौन सी संस्था? सांविधिक, यानी इसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। सांविधिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो कानून बना के गठित की जाती हैं। और कानून बनता कैसे है? कौन बनाता है? विधि। विधि मतलब कानून। विधि कौन बनाते हैं? विधायक। तो राज्य के विधायक राज्य में बनाएंगे और केंद्र के संसद में। तो सांविधिक संस्था उसे कहा जाता है जो संविधि से बनी हो। संविधि मतलब विधि। विधि यानी कानून, लॉ, यानी अधिनियम जिसके लिए बनाया गया हो, एक्ट बना हो। सीधा सा आंसर। तो आप देखेंगे मानवाधिकार आयोग जो है अधिनियम बना है उसके लिए। मानवाधिकार आयोग जो बना है वो अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? मानवाधिकार अधिनियम, भारतीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 का है। मानवाधिकार अधिनियम कब का है? 1993 का। ऐसे ही ढेर सारी संस्थाएं बनी हैं जो अधिनियम के थ्रू बनी हैं। ठीक, अब आइए, क्या हटाया? कानून बना के रद्द किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, सब किया जा सकता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। हम वहाँ पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे तो। उसके बाद एक संस्था होती है, न वो सांविधिक है न संवैधानिक है। तो देखिए, जो संवैधानिक संस्था नहीं है उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है। यानी ध्यान समझिएगा, गैर संवैधानिक, हाँ सुन लीजिए, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या, ध्यान से बताइएगा, योजना आयोग हुआ, ये गैर संवैधानिक संस्था है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये तो संवैधानिक है। तो जो पहले चेक करेंगे, आपके संविधान की बुक उठाएंगे, उसमें जो जो संस्था होगी और जो उसमें नहीं होगी वो सब टोटल, वो सब क्या कहलाएगी? गैर संवैधानिक, है ना। चाहे वो सांविधिक हो चाहे जो हो, उससे लेना देना नहीं, बस जो संवैधानिक नहीं है वो गैर संवैधानिक है। तो क्या आरबीआई गैर संवैधानिक संस्था है? हाँ, संविधान में नहीं लिखा है, कहीं नहीं है। और इसके लिए कानून बनेगा, अभी इसके लिए कानून बनेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बनेगा। यानी ये सांविधिक संस्था है। संविधान पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ये सांविधिक संस्था है। लेकिन क्या ये संवैधानिक है? लेकिन क्या ये गैर संवैधानिक है? हाँ, संवैधानिक नहीं है तो सब संस्था गैर संवैधानिक हो गई। लेकिन एक शब्द यहीं पे आता है, असंवैधानिक, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो। चलिए हम बना लेते हैं आतंकवादी संगठन, क्या ये सही है? क्या दिक्कत है? तो आतंकवादी संगठन क्या ये संवैधानिक संस्था है? संविधान में तो लिखा नहीं है। और दूसरी बात, संगठन बना सकते हैं कि नहीं? हम एनजीओ का गठन हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। लेकिन वह अगर असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी में अगर वो कार्य कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, इसका मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्था हो गई। यानी जो संविधान के प्रोविजन के अपोजिट काम करें या उनका वायलेशन करें, वो क्या है? असंवैधानिक। आया समझ में?
तो याद रखिए संवैधानिक, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, याद रखिएगा। तो सभी सांविधिक संस्था गैर संवैधानिक होती है। तो नीति आयोग आप देखेंगे, नीति आयोग या फिर योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग बना। अभी कुछ नहीं आप लोग जानते, आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो नीति आयोग है वो न तो संवैधानिक है, ये भी नहीं है, तब फिर गैर संवैधानिक है। लेकिन सांविधिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये अधिनियम से नहीं बनी है। इसके लिए जो मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर, मंत्री, यानी मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट, उसी के रिकमेंड पे ये बन गई, यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पे बन गई। नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे हुआ है। वो सिफारिश कर दी, बन गई, बैठ गए कुर्सी पे। इसका मतलब सरकार को भी कुछ अधिकार है, उसके मंत्रियों को पावर है कि वो ऐसे ऐसे संस्था प्रकट कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो बनाए। योजना आयोग भी ऐसे ही बनी थी, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यानी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे बनी थी, और ये भी वैसे ही बनी है। ठीक, तो दोनों, क्योंकि उसके बाद यही बनी योजना आयोग की जगह नीति आयोग। ठीक है, ये हम ध्यान। तो आरबीआई हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ एक जिक्र आ गया कि आरबीआई जो बना, क्या भारतीय रिजर्व बैंक जो बनेगा, अभी तो बना ही नहीं बैंक। तो अब आप लोग बताइएगा, हम चल रहे हैं अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का पारित हुआ, और इसके तहत इस अधिनियम के थ्रू 1935 में, यानी इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट, इंडियन रिजर्व बैंक एक्ट, या कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का ये आया, और इसी के थ्रू 1935 में आरबीआई का गठन हो गया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी स्थापना हुई। क्या हुआ? स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। क्लियर? 35 में हुआ। तो आरबीआई कब बना? आरबीआई का गठन कब किया गया? बताइए। हाँ, आरबीआई का गठन 35 में किया गया। किसके थ्रू किया गया? इस अधिनियम के थ्रू किया गया। ये अधिनियम कब आया? तो क्या आरबीआई संवैधानिक संस्था है? संविधान में लिखा है कहीं? संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या सांविधिक संस्था है? हाँ, अधिनियम के थ्रू बना है, देखिए आपके सामने प्रकट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या गैर संवैधानिक संस्था है? हाँ है, क्योंकि संविधान संवैधानिक नहीं है तो गैर संवैधानिक है। लेकिन क्या असंवैधानिक है, यानी गलत गलत गतिविधि करता है ये, तो असंवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं ना है। तो संविधान में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि संविधान के खिलाफ है। क्या महिला आयोग बना देना, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है वो तो संवैधानिक, महिला आयोग का गठन कर देना, क्या ये असंवैधानिक है? ये बात सही है, गैर संवैधानिक है भाई, संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन क्या असंवैधानिक है? इसका मतलब जितना संगठन बनता है, जितना आयोग बनता है, क्या असंवैधानिक है? लोक सेवा आयोग संवैधानिक है कि असंवैधानिक कि गैर संवैधानिक? हाँ, 312 से लेके भाग पार्ट 12 में है ना, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और सारे स्टेट के पीएससी, ये क्या है? संविधान में लिखा है। तो लेकिन क्या ये गैर संवैधानिक है? नहीं, असंवैधानिक नहीं। जब संवैधानिक हो गया तो हो गया।
तो देखिए स्थापना 1935 में की गई आरबीआई का, लेकिन जब पहली बार स्थापना की गई तो इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था, याद रखिएगा, कोलकाता, क्योंकि पहले कलकत्ता सब कुछ था अंग्रेजों के लिए। बाद में 1912 में दिल्ली ने बना, हाँ, उससे पहले इलाहाबाद सब था। तो कलकत्ता, आइए देखिए, लेकिन 1937 में कहाँ आ गया इसका हेडक्वार्टर? मुंबई आ गया, और तब से आज तक यही है। और जब इसकी स्थापना की गई 1935 में, तो पहले बार इसके गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न, अंग्रेजे थे, अंग्रेजों का जमाना था, तो गवर्नर उन्हीं को बनाएंगे कि लालचंद्र को थोड़ी बनाएंगे। तो ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। भारत आजाद हो गया, उसके बाद अच्छा जब ये खोला गया, एक कहानी याद रखिए, जब ये खोला गया ना तो कुल इसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। कितनी थी? 5 करोड़ में ये खोला गया 1935 में। ये 5 करोड़ के शेयर बटे थे। कैसे शेयर बटता है हम बता दें, 100 रुपए के 1 लाख शेयर। 1 मिनट, 5 करोड़ था कि 1 ही करोड़ था? 5 ही करोड़ जहां तक हमें उम्मीद है। तो 100 लाख के 5 लाख शेयर बटे, कितने? 5 लाख। मतलब एक शेयर का दाम 100 रुपए हुआ। क्या ऐसे जैसे समझिए कि आप खरीदेंगे तो ये मनमाना थोड़ी कि हम 2000 रुपये लगा रहे हैं, हम 3000 रुपये आरबीआई को खोलने में हम 10,000 दे रहे हैं, 20,000, क्योंकि ये शेयर बट गया कि 5 लाख शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर। आप कितना खरीदेंगे? 8 ठो, तो 800 रुपये आपको देना होगा और 8 शेयर ले लीजिए, क्योंकि 100 रुपये का एक शेयर है। तो 100 रुपये का एक शेयर, तो 5 लाख शेयर का कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही तो शुरू में इसमें सरकार और निजी दोनों लोग का पैसा लगा था। सरकार भी कुछ शेयर खरीदी, जनता भी खरीदी, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, अभिषेक भी खरीदे थे ये दादा इनके, तो सब शेयर लगा था। लेकिन 1949 में, कब याद रखिएगा, यही आरबीआई 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण क्या है? नेशनलाइजेशन का मतलब अब सारा पैसा आरबीआई मतलब भारत सरकार का लगेगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% हो। कितनी हो? 51%। नहीं, 50 में झगड़ा हो जाएगा, वो 50 यो 50, 51 करिए। कहेंगे 50 से थोड़ा सा तन्नी से ज़्यादा, कुछ नहीं, तन्नी 51 करिए। तो अगर सरकार का कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में 50% से ज़्यादा या 51% से ज़्यादा, दोनों देता है 51%, कम से कम 51% हो। तो सरकार की हिस्सेदारी जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम एसी खरीद रहे हैं, एसी, ध्यान समझिएगा, एसी खरीद रहे हैं, ठीक। अगर सरकार इसमें एसी खरीदने में पैसा लगाई, मान लीजिए 100 रुपए की एसी है, अरे इसमें रही होगी 100 रुपए बहुत ज्यादा हो जाएगा उस टाइम के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, आज़ादी के समय तो 51 रुपए की सरकार दे दी और बाकी पैसा 10 रुपये ही दे दिए, 5 रुपये वो दे दिए, कुल मिला के 49 रुपये ये लोग दे दिए। तो सरकार का कितना लगा है इसमें? 51 रुपये। तो ये क्या कहलाएगी? सरकारी कहलाएगी, यानी राष्ट्रीयकृत है। ये क्या है? राष्ट्रीयकृत है, नेशनलाइज्ड है, राष्ट्रीयकृत है एसी। अब भले अच्छा कुल पैसा लगा के एसी यही खरीद ले, 100 रुपया यही दे दी, तब वो यानी 51% तक दी है ना, आधा से ज़्यादा दी है ना, तो हो गया। लेकिन अगर इससे कम दी,
सरकार मान लीजिए 20% दी और 80% आप लोग दिए जनता, ये लेकिन राष्ट्रीयकृत नहीं रहे, लेकिन ये दोनों की संस्था मतलब दोनों का कहलाएगा ना, सरकारी निजी दोनों का, दोनों की संपत्ति कहलाएगी कि नहीं? दोनों की संपत्ति कहलाएगी, लेकिन ये राष्ट्रीयकृत नहीं है। एक शब्द में फिर उसको बोलेंगे क्या जब उसको ऐसे बोलेंगे कि निजी और सरकारी भागीदारी से खुला है, लेकिन राष्ट्रीयकृत नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट खुला है, ठीक। लेकिन अब देखिए, हम जब बोले कि इसमें सरकार का भी पैसा लगा था, जनता का भी, तो हम ये नहीं बताए कितना सरकार का लगा था, कितना ये वाला रेशियो था कि ये वाला रेशियो, लेकिन लगा दोनों का था। बाद में क्या काम किया कि जितना जनता का पैसा लगा था, चाहे 80 रुपये लगा हो या 49 रुपये लगा हो, वो पैसा सरकार जिनका जिनका था दे दी, और स्वयं सारा पैसा पूरा पैसा यानी उसी का लग गया। तो अब क्या होगी राष्ट्रीयकृत? तो राष्ट्रीयकरण में ऐसे ही होता है, या तो 51% तक वो ले ले तब भी हो गया, पूरा पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसको भी राष्ट्रीयकरण मान लीजिए ऐसे समझिए कि जब ये खोला गया था तो 30% सरकार का लगा था और 70% जनता का, तो हो सकता है कि सरकार 21% खरीद ले, यानी 51% सरकार का लग जाए और 49% जनता का, तो भी राष्ट्रीयकृत हो गया। लेकिन इस समय ये पूर्ण राष्ट्रीयकृत हो गया, ये याद रखिएगा। इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, तो पूर्ण राष्ट्रीयकृत टोटल नेशनलाइजेशन का मतलब 100% पूरा। तो ये आधा अधूरा वाला काम नहीं, पूरा 100% ना सरकार ले ली, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। और वहाँ जो हम लिखवाए थे कि 1955 में आरबीआई नोट छापना शुरू किया, उसके पहले प्राइवेट सेक्टर छापता था, लेकिन हम एक दो जगह देखे, उसको सुधार लीजिएगा। जब से इसका राष्ट्रीयकरण हुआ ना, तभी से आरबीआई नोट छापना शुरू कर दिया, तभी से। उसके पहले निजी बैंक नोट छापते थे अपना अपना, या उसके पहले सरकार छपवाती थी, सरकार खुद छपवाती थी। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो नोट छापना कौन शुरू किया? आरबीआई। तो 1949 से नोट छाप रहा है। तो आरबीआई के बारे में कुछ समझे आप? स्थापना कब होती है? 35 में। हेडक्वार्टर कलकत्ता, लेकिन बाद में 37 में हुई, मतलब स्थापना नहीं हुई, हेडक्वार्टर सिर्फ बदल दिया गया, मुख्यालय बम्बई चला गया, और अभी तक बम्बई ही है। जब खोला गया था तो पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। खोला गया था तो कितनी राशि लगी थी? 2 करोड़ में, अरे 5 करोड़ में खोला गया था, याद रखिएगा। कुल 100 रुपए के 5 लाख शेयर बटे थे, 5 करोड़ में खोला गया था, ठीक। ये जो आरबीआई है, आगे आप लोग देखेंगे, एक होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, फाइनेंशियल ईयर है। और एक होता है लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर। ध्यान से समझिएगा, अकाउंटिंग ईयर। लेखा वर्ष यानी रिकॉर्ड रखता कौन है लेन देन का? तो आरबीआई। तो लेखा वर्ष कौन तैयार करता है? यानी लेखा वर्ष किसके लिए लिया जाता है? अकाउंटिंग ईयर आरबीआई के लिए। लेखा वर्ष का यूज यानी अकाउंटिंग ईयर का यूज करता कौन है? आरबीआई। और ये कब से कब तक शुरू होता है? 1 जुलाई से, जैसे पहले हम लोगों का स्कूल शुरू होता था, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये अकाउंटिंग ईयर है, याद रखिएगा। लेकिन वित्तीय वर्ष बार बार ये बदला जा रहा है। अगर बदल गया होगा लेखा वर्ष, ये तो बदल दिए हैं 1 अप्रैल से। हाँ, पहले था, लेकिन ये याद रखिएगा, ये पहले था। ये क्या था? पहले था। आज, अच्छा, वित्तीय वर्ष क्या था? आज भी और पहले भी 1 अप्रैल से 31 मार्च
31 मार्च। तो उस दिन बता रहे थे मुकेश बड़ा गड़बड़ा गए, कहे सर जी उल्टा काहे लिख दिए हैं, 31 मार्च के बाद अप्रैल आएगा। एक साल का पूरा काउंट ऐसे राउंड तो काहे आप पहले 1 अप्रैल लिख दिए फिर 31 मार्च, तो धोखा दे दिए सर जी, उल्टा लिख दिए। उल्टा नहीं, देखिए अप्रैल शुरू होगा तो पूरा 30 अप्रैल जाएगा 1 महीना, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर यही होता है, वित्तीय वर्ष, ये बैंकों का होता है। फिक्स रहता है। और वित्तीय वर्ष जो है वित्त मंत्री जो अपना बजट पेश करते हैं, इसी का मतलब उनका क्या रहता है, यही इसी साल का रहता है ना बजट का। हाँ, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है नीचे वो। अभी हम बता रहे हैं, तो होता क्या था ना कि ई अपना अलग गुणा गणित करते थे, मतलब वित्तीय वर्ष अपना अलग निकलता था फाइनेंशियल ईयर, और लेखा वर्ष जो होता था ई आरबीआई अपना काउंट करता था, तो अलग करता था, इतना पैसा आया, इतना गया, ये हुआ वो हुआ, सरकार को इतना, सरकार इतना खर्च की, सरकार इतना ली, सरकार इतना, उधर बजट अलग सरकार दिखा रही है, इधर आरबीआई अलग दिखा रहा है, इतना पैसा गया। पैसा तो यही देता है ना, आरबीआई से ही तो जाता है पैसा, सरकार की तरफ से लेन देन करता कौन है, आरबीआई। तो इसका साल जो है 1 जुलाई से 30 जून चलता है। बड़ी समस्या आती थी, 3 महीने का हेर फेर हो जाता था, देखिए। तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया, अभी अभी 2 साल से खत्म हुआ है ना, 2-3 साल पहले। तो अब ये क्या हो गया, ये मिला दिया गया, इसका भी लेखा वर्ष अब कब से हो गया, तो सुधार लीजिएगा, पहले ये था, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्यों कर दिया गया, बता सकते हैं? क्योंकि दोनों का सेम ईयर हो जाए, गणना करने में कोई गड़बड़ी ना आए, कैलकुलेशन करने में दोनों के कोई दिक्कत ना आए। सर अगर वो एग्जाम में पूछा पहले का या फिर अब का, अच्छा, जनवरी से दिसंबर काहे नहीं लेते हैं? हाँ, एग्जाम में पूछेगा पहले का तो ठीक है ही है, आपका पूछेगा तो ही है, तो कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि लेखा वर्ष क्या है, तो समझिए बस आज ही का पूछ रहा है। जब तक पुराना न लिखे तब तक तो ज्यों का त्यों पूछेगा, यानी दोनों याद करो। जानते रहो बस। जैसे कलकत्ता था मुख्यालय तो जान रहे हैं, वो भी जानते रहिए, लेकिन है तो बम्बई ना, तब से 150 साल से तो बम्बई है, पहले इलाहाबाद था, फिर कलकत्ता मतलब 150 साल कह रहे हैं, से फिर गया। लगभग 90 साल 88 साल से तो वहीं है। तो आइए आरबीआई के कार्य हम लोग देखते हैं, आराम से समझिएगा, और हमें उम्मीद है आ जाएगा समझ में। वर्क ऑफ आरबीआई या एक्ट ऑफ आरबीआई, एक्ट ऑफ आरबीआई, आरबीआई कौन कौन सा काम करता है, एक एक करके समझेंगे तब तो विद्वान बन जाएंगे, नहीं समझेंगे तो और ज़्यादा विद्वान बनेंगे। सही बात है, नेता बनेंगे। कारण ये है कि इसलिए ज़्यादा विद्वान बनेंगे कि नहीं समझ में आएगा तो और दिमाग दूसरे का डिस्टर्ब करेंगे, और पूछ पूछ के एकदम सीखना चाहिए। अरे कुछ लोग पूछ पूछ के सीखते हैं, सर जी हमें बता, अच्छा सर जी ये बता दीजिए, अच्छा सर जी ये बता। अब पूछ पूछ के बताने का मतलब ये हुआ कि वो जितना दिमाग में चल रहा है उतना पूछ पाएंगे, और कोई नई चीज़ आएगी तब तो फंस गए, फिर सोचेंगे अच्छा चलिए कल सर से पूछेंगे। लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, जैसे पुलिस है और ये सब तैयारी है, रेलवे है, तो उसमें तन्नी से पूछते हैं, एक लाइन बात खत्म। एसआई वाले में क्या कहते हैं, तन्नी से के अगों जान ला, तो थोड़ा सा आगे जान लीजिए। पीसीएस वाले क्या कहते हैं, पीछे जान ला। और यूपीएससी वाले क्या कहेंगे, पूरा जान लीजिए, और पूरा जानने के बाद जहाँ खत्म होगा वहीं से हम पूछेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोग जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है बस वही आखिरी लाइन 4 लाइन याद कर लीजिए, लेकिन आखिरी याद करने के लिए पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जब पूरा खत्म, अच्छा कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन बनाता है पूरा खत्म हो गया, अपने से अंतरिक्ष से ढूंढ के लिए आएगा ये, और ये बॉलिंग स्पिन करा देगा, आप पढ़िए कहा है, चीज़ वही है, घुमा के दिया है। सबसे अच्छी रहती है इंग्लिश। हाँ, तो आइए, हिंदी तो ये सारा याद है, हिंदी बहुत टफ रहती है। तो हम लोग एक ही चीज का आरबीआई के कार्य देखते हैं एक एक करके, और सबसे बड़का काम सबसे पहले देखते हैं नोट निर्गमन का कार्य, नोट इशू करना। क्या यही नोट जारी करता है? जी हाँ,
हाँ, जारी करना। बड़ा भयानक कीमती है। अभी का अभी अंतरिक्ष से लेके आएगा तो घबरा जाएंगे। आरबीआई जब भी नोट जारी करेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी नोट जारी करेगा सरकार के आदेशानुसार करेगा। किसके आदेशानुसार? अपने से नहीं जारी करेगा। किसके तरफ से करेगा? सरकार की तरफ से। अपने मन, इसे तो मनमाना हो जाए। जब मन का नोट छाप के, अब पता चला कि मैं छपवा करिए, पहले छाप के अपना बंद करके 3 दिन घूमत हूँ अपन। कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर रहे हैं, कहीं उधर ताला बंद करके। जो बड़े अमीर होते होंगे ना, हाँ, कहीं जाते होंगे तो कहते होंगे कि अरे हमारे तो सिग्नेचरवा है, पैसवा हमारे हो। आइए देखिए, सरकार के आदेशानुसार ये जारी करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक टर्म सीखिए आप। ये जो नोट जारी करता है आरबीआई ना, 1949 से कर रहा है। और कैसे कैसे कब कब नोट जारी किया, कब गांधी जी आए नोट पे, इसके पहले सब बताए थे पीछे, फिर बताएंगे। ये जब भी नोट जारी करता है तो एक आरक्षित यानी रिजर्व कोष रखता है, जिसे कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम फंड सिस्टम। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई किस आधार पे, किस बेसिस पे नोट जारी करता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पे नोट जारी करता है। बताए तो, मिनिमम फंड सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पे, मतलब कुछ मिनिमम फंड रख के तब जारी करता है। कितना फंड रखा है? 200 करोड़ रुपए रखा है। अब खुद, अच्छा आप सोच रहे हैं रुपया छापा, रुपया रख लिया। नहीं, रुपया नहीं रखेगा, वो तो रुपया छाप ही रहा है। तो रुपया जो छाप रहा है उसके पीछे बिहाफ होना चाहिए ना, कि ये रुपया जो हम छाप रहे हैं इसके पीछे एक शक्ति लगी हुई है। अगर ये रुपया का कीमत समझिए, मूल्यवान है, ये मत सोचिए कि रुपये की कीमत नहीं है। तो रुपया जो हम छाप रहे हैं, 200 करोड़ रुपया रखे हैं, लेकिन क्या रखे हैं उसके बदले? कोष रखे हैं, रुपया नहीं रखे हैं। 200 करोड़ का कोष रखे हैं। क्या रखे हैं? 200 रुपये करोड़ का कोष रखे हैं। इस कोष में है क्या? तो सोना है, गोल्ड है, और सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, कागज। किसका कागज? हाँ, मोदी जी की जमीन का। मोदी जी के पास कुछ ना हो, तो प्रतिभूति जो भी कुछ हो उनके झोले में ही मिलेगा। उन्हें लग रहा है पहले मदारी उदारी देखे होंगे, और झोले में बड़ा जादू निकालते हैं सब मदारी वाले। उनके झोले में बहुत कुछ है, देखेंगे तो बहुत कुछ। तो सोना और प्रतिभूति ये दो रखे हैं। सोना कितना रखे हैं इसके पीछे बताइए? पढ़ नहीं रहे हैं? हाँ, 115 करोड़ का सोना रखे हैं और 85 करोड़ की सिक्योरिटी रखे हैं। याद रखिए, ये न्यूनतम कोष प्रणाली कब से अपनाया गया? 1956 से, 1956 से। तो कभी भी बार बार आप पुराना पेपर सॉल्व करिए, नया पेपर सॉल्व करिए। नया तो सॉल्व करेंगे ना, 25 का एग्जाम देंगे तो। पता चला कि सोना इतना महंगा कहाँ है, 115 करोड़ से तो न्यूनतम कोष प्रणाली सिस्टम, यानी न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर ही ये नोट जारी करता है। कई बार पूछा है कि नोट जारी करने के पीछे कुछ रखता भी है? हाँ, इतना रख के जारी करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब जारी करता होगा तब रखता होगा। नहीं, रख लिया बस, काम करता हूं, जारी कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे चल रहे हैं, कितने रुपए का कब जारी कर, बस छोड़ रहे हैं। देखिए, जितने भी सिक्के हैं, सिक्का इधर ध्यान रखिए। सिक्का जानते हैं आप लोग? कॉइन, 1 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये का भी।
जितने भी सिक्के हैं वो सिक्के प्लस 1 रुपए का नोट, कितने का? 1 रुपए का नोट, कागज वाला सिक्का की बात नहीं रहे, सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट, ये आरबीआई नहीं जारी करता है, ये वित्त मंत्री जारी करते हैं। लेकिन आपको बता दें, भले वित्त मंत्री जारी करते हैं लेकिन वितरण कौन करता है? आरबीआई। कमवा तो वही करेगा फिर। तो ये दोनों वित्त मंत्री जारी करते हैं, यानी वित्त मंत्रालय से जारी होता है। कहाँ से? वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से जारी होगा, लेकिन सिग्नेचर किसका होगा? वित्त सचिव का। ये सचिव कौन होते हैं? जब आप आईएएस बनेंगे ना, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, आईएएस बनेंगे तो मान लीजिए ठीक ठाक 5 साल 6 साल अगर अनुभव ज़्यादा हो गया, एडीएम के बाद फिर डीएम बनेंगे। डायरेक्ट डीएम नहीं बन सकते। हाँ, एडीएम बनते पहले ही डायरेक्ट डीएम बना दे, घबरा जाए, पूरा डिस्टर्ब कर देंगे जिलो। 5 साल बाद ही डीएम बन पाएंगे। और जब प्रमोशन करते करते पहुंचेंगे तो फिर क्या बनेंगे? सचिव। तो सोचिए सचिव तो बड़ा छोट का। इनके अंदर भी कितने जिले रहते हैं, कितने राज्य रहते हैं? जो सचिव होता है उस अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, जैसे वित्त सचिव तो जितने वित्त के एडीएम वगैरह होंगे सब पूरे भारत के इसके अंडर में होंगे। हल्के मत लीजिए, हम आप नहीं, हम आप लोग दरोगा को जानते हैं, दरोगा को, लेकिन कभी डीएम एसडीएम को जाने? कोई डरता है डीएम एसडीएम से? नहीं, लेकिन दरोगा सब डरते हैं, है ना? तो वही हाल है, डीएम तो सब सुनते हैं लेकिन सचिव कहाँ? सचिव से ही लोग डरते हैं जिससे हम लोग डरते हैं। नहीं समझे? हाँ, समझ गए सर। हाँ, हम लोग दरोगा से डरते हैं लेकिन दरोगा एसपी से डरेगा, दरोगा से भी कोई नहीं डरता। एसपी से। लेकिन एसपी किससे डरेगा? है ना? एक को फोन आया तो कांपने लगते हैं। आइए चलिए। हाँ, आरबीआई को दे देगा बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि आप ही, लेकिन जारी यही करेगा, शुरू से बना हुआ है नियम यही। क्योंकि टकसाल हुआ करता था भारत सरकार के पास, राजा महाराजा के पास टकसाल था, तो ये अभी राजसी जीवन जीना चाह रहे थे लोग, तो अभी टकसाल अपने ही पास रखे थे। एक तो टकसाल यहाँ नदेसर के पास भी है, देखिए, हाँ, मिंट हाउस उसको इंग्लिश में बोला जाता है टकसाल को। वहाँ सिक्का ढलता है, सिक्का की ढलाई होती है, तो अभी भी सिक्के की ढलाई होती है। यहाँ वाला बंद हो गया, लेकिन अभी भी ढलाई बहुत जगह होती है। तो जो, हाँ, नोएडा में होता है। तो जो सिक्के की ढलाई है, ये अपने सरकार ढाल के बड़ा गर्व महसूस करती है कि हम ही है राजा, ढलवार हैं। जैसे जाति मार सिकवा झंझन झंझन बजता है तो सोचते हैं बस आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी भी उसी के पास है, इसके पीछे का और कोई रीजन ही नहीं है, बस शुरू से चला आ रहा है, अपने पास रखी है, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। आरबीआई को दे सकता है, दे देगा बाद में, या ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। सिकवा तो नहीं बंद होगा, कहें कि हाँ चढ़ाना होगा ना, अच्छत अच्छत फूल माला लेके इसे, सिकवा जरूरी। आगे देखिए, लेकिन रुपया, 2 रुपए से ऊपर के नोट, ध्यान दीजिए, 2 रुपए एवं इससे ऊपर के नोट, 2 रुपए एवं इससे ऊपर के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। अच्छा, ये जो जारी होता है तो नोट पे तो वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर, और सिक्का पे तो किसी का नहीं रहता है, सिग्नेचर नहीं होता। 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आपके पास 1 रुपए 2 रुपए का नोट होगा, दिखाइएगा, हम दिखा देंगे, उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा 1 रुपए पे। और आरबीआई का नोट दीजिए, हम दिखा रहे हैं, इस पे किसका सिग्नेचर रहता है? आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का। 2 रुपए या उससे अधिक के नोट, ठीक। तो यहाँ तो हम इतना बता दिए थे, और हम ये भी पिछली टर्न पे बताए थे आपको कि जो नोट होता है उस पर कसम खाते हैं लोग, वो एक प्रोमिसरी नोट है, वचन पत्र है, कसम खाते हैं मोदी जी,
मोदी जी नहीं खाएंगे, मान लीजिए पहले से जो खाते थे तो यो खा लिए। इस पे ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मतलब गारंटी। मोदी जी तो गारंटी की भी गारंटी दे रहे थे, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत इस पे लिखा है, यानी जो भारत सरकार है वो गारंटी दे रही है। क्या? अगर 10 रुपए का नोट है तो लिखा रहेगा मैं धारक को, यानी बियरर जो धारक है, जो रखा है नोट, धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं। लेकिन कहेंगे ही कि देने का वचन देता हूं, और सिग्नेचरवा किससे करवाएंगे? आरबीआई से। अब आप फंस गए। अब बताइए, कसम ही खा रहे हैं, मतलब देखिए कसम ही खा रहे हैं, शंकर जी की पिंडी ही उठा रहे हैं कि हम कसम खा रहे हैं। अब बताइए, मामला फंस गया यहाँ। सिग्नेचर ही कर रहे हैं, गारंटी ही ले रहे हैं, वही हाल हो गया। ओके, हम तो गारंटियाँ लिए थे, हम थोड़ी कहे थे कि हम सिग्नेचर करेंगे। हम तो सिग्नेचर कहाँ मिला ही, हम सिग्नेचर किए हैं लेकिन गारंटी तो लिए नहीं है। लेकिन आपको बता दें, सिग्नेचर जो किया वही फंसेगा। हमारे यहाँ कानून में क्या है, जो सिग्नेचर किया वही, मोदी जी नहीं फंसेंगे, झोला उठाएंगे आरबीआई फंसेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस पर लिखा है, देखेंगे नहीं कितनी भाषा में लिखा हुआ कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन। 17 भाषाओं में लिखा है। मतलब जब से 22 भाषा हुई तब से चेंज नहीं हुआ है। लोग 17 थी, फिर 18 हुई 8वीं अनुसूची में, 14, 17, फिर 18, 14 से 17 हुआ, फिर 18, फिर 22 हुआ। तो जब 22 हुआ तो नहीं किए लोग, 17 चल रहा है। तो आरबीआई पे देखिएगा 17 भाषाओं में। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे।